से एक ही बात जानना चाहता हूँ, कहीं वो कन्वर्ट तो नहीं हुए? ईसाई धर्म में मतांतरण तो नहीं हुए हैं? ये पहले ये शक होता है, ये जो बात कहते हैं। मैं पूछता हूँ कि कांग्रेस से धर्मांतरण के बारे में कांग्रेस का क्या नीति है, साफ कर दें, उसमें क्या दिक्कत है भाई? आरएसएस का तो नीति साफ है, क्यों उनके खिलाफ है? कांग्रेस का नीति क्या है, हम बताएं तो सही, पार्टी के प्रमुख हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आदिवासी नेता अरविंद नेताम का ये बयान छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर भूचाल लाने वाला साबित हो रहा है। आरएसएस के कार्यक्रम में जाकर चर्चा में आए अरविंद नेताम ने जब दीपक बैज को लेकर मतांतरित होने की बात कही तो एक बार फिर राजनीति गर्म हो गई। इधर अरविंद नेताम के इस बयान के बाद बीजेपी भी इस मुद्दे पर मुखर दिखी। बीजेपी की ओर से मंत्री केदार कश्यप ने भी नेताम के अंदाज में हमला बोलते हुए दीपक बैज पर मतांतरित होने के आरोप लगा दिए। जहां तक पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का, तो दीपक बैज के जितने भी बयान आते हैं वो हमारे आदिवासी समाज के जो आस्था के केंद्र है, हमारे धर्म स्थल है, हमारी संस्कृति के खिलाफ में आते हैं। ये बड़ा अत्यंत दुर्भाग्य का विषय है। कहीं न कहीं से वो कन्वर्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये तो दीपक बैज बता पाएंगे, लेकिन जैसे उनके वक्तव्य आते हैं उस तरीके से उनका मतांतरण तो हो चुका है। इस तरह के बयानों के बाद कांग्रेस की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया आई। स्वयं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इस तरह के आरोपों का खंडन करते हुए कानूनी लड़ाई का ऐलान कर दिया है। बैज ने अपने आप को मतांतरित कहे जाने पर अरविंद नेताम को कानूनी नोटिस भेजा है। दीपक बैज अपने आप को आदिवासी परंपरा का और बूढ़ा देव का भक्त बताते हुए अरविंद नेताम से माफी मांगने की बात कह रहे हैं। पिछले दिनों अरविंद नेताम जी और प्रदेश के मंत्री केदार कश्यप जी और बस्तर के वर्तमान सांसद महेश कश्यप जी, ये तीनों ने जिस तरह से मेरे ऊपर धर्म को लेकर ये लोग सवाल किया है और कहीं न कहीं कि मुझे इस बात से आहत हुई है, इसके खिलाफ में आज मैंने मानहानि का नोटिस भेजा है तीनों नेताओं के खिलाफ में। तो निश्चित रूप से मानहानि नोटिस जाने के बाद जवाब का इंतजार करेंगे और निश्चित रूप से सार्वजनिक माफी मांगना चाहिए। इधर दीपक बैज के तेवरों के बाद सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दीपक बैज जहां अपने आप को मतांतरित कहने के खिलाफ कानूनी जंग लड़ते दिख रहे हैं, वहीं बीजेपी अभी भी इस मुद्दे को हवा दे रही है। देखिए, ये तो जग जाहिर है कि किसने क्या किया है, पिछली कांग्रेस सरकार में क्या हो रहा था, धर्मांतरण को कैसे खुली छूट थी कांग्रेस की सरकार में, ये सबने देखा है और आज उस पर बचाव करने का काम कांग्रेस कर रही है। तो ये बताता है कि उनके कार्यकाल में किस तरह से काम हुए हैं। बहरहाल आदिवासी नेता अरविंद नेताम का पहले संघ के कार्यक्रम में जाना और उसके बाद दीपक बैज पर हमला करना कांग्रेस के आदिवासी वोट बैंक पर हमला था। इसलिए अब इस पूरे मामले में धर्मांतरण और मतांतरण का मुद्दा फिर चर्चा में है। बैज अपने अस्तित्व की सियासी लड़ाई लड़ते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में रह रहकर उठने वाले उस पुराने मुद्दे पर जिसे कभी धर्मांतरण कहा जाता है तो कभी मतांतरण का नाम दिया जाता है। मतांतरण वो कि धर्म में बने रहते हुए अपने धर्म वाले मत को बदल देना, और यही बात चुप गई है इस समय दीपक बैज को, क्योंकि सीधा वार बीजेपी की ओर से भी और आदिवासी नेता की ओर से भी दीपक बैज पर हुआ है। लेकिन ये लड़ाई अब सियासी नहीं रही, क्योंकि कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं दीपक बैज और कानूनी नोटिस भेज दिया है उन्होंने अरविंद नेताम को। ऐसे में मतांतरण पर यह महाभारत किस ओर जा रही है और महाभारत
की जंग किस तरीके की स्थितियों के साथ हमें देखने को मिलेगी, इसी पर आज डिबेट करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे हमारे साथ इस पूरे मामले में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के तेज तर्रार नेता अमरजीत चावला जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तौकीर रजा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण हम बस्तर से ही समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए बस्तर से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़ रहे हैं संजीव पचौरी जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि धर्मांतरण पर चर्चा तो बार बार होती है, लेकिन धर्मांतरण से थोड़ा पीछे मतांतरण एक नया शब्दावली है जिसका प्रयोग राजनीति में इस समय किया जा रहा है। और दीपक बैज के लिए जब ये प्रयोग हो रहा है तो पूरी कांग्रेस बचाव में उतरी है और कानूनी रास्ते भी अख्तियार करने की बात हो रही है। एक एक करके प्रतिक्रियाएं जानेंगे। अरविंद नेताम ने क्यों कहा होगा ऐसे, उसके बाद इस मुद्दे पर बीजेपी भी सामने आई है, इस तरीके के बयानों के क्या मायने होते हैं, पहले हम बस्तर से ही समझने की कोशिश करते हैं। पचौरी जी बेहतर बता पाएंगे कि आखिर इस तरीके के बयान के जरिए क्या कांग्रेस को कटघरे में खड़े करने की कोशिश है क्या? अरविंद नेताम भी यही बात कह रहे हैं, बीजेपी भी यही कह रहे हैं कि मतांतरण हो गया है दीपक बैज का। क्या लग रहा है इस बात को उठाने के पीछे क्या मंशा है? देखिए, बता दूं आपको कि अरविंद नेताम जी बस्तर के बहुत पुराने नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और वो अगर कुछ कहते हैं तो उनकी बात में कहीं ना कहीं बहुत ही वजन होता है। और जहां तक सवाल धर्मांतरण का है तो आप बता दूं मैं कि बस्तर में धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा था और आज भी है, क्योंकि बस्तर में अब अंदर के गांव में क्षेत्रों में धर्मांतरण को लेकर के वर्ग संघर्ष की स्थितियां होती रही हैं और आए दिन ये बातें घटनाएं होती है। किसी को दफनाने की इजाजत नहीं मिलती है, किसी को धर्मांतरण को लेकर के विवाद होते हैं। कारण ये है कि बस्तर की अपनी एक सभ्यता, एक संस्कृति है, आदिवासियों की अपनी एक कल्चर है उनका अपना, और कहीं ना कहीं वो धर्मांतरण के कारण धीरे धीरे आदिवासियों का जो सबसे महत्वपूर्ण जो है संस्कृति उनकी, वो कहीं ना कहीं संकट में आती दिखाई पड़ रही है अब। और इस वर्ग संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए पिछली बार लोकसभा चुनाव में भी बहुत बड़ी हार हुई कांग्रेस पार्टी की, इसी मुद्दे पर हुई है। और जो सांसद बने हैं हमारे नए यहाँ पे महेश कश्यप जी, वो भी धर्मांतरण के खिलाफ उन्होंने पिछले 30 साल से लगे हुए हैं, धर्मांतरण के खिलाफ आदिवासियों की संस्कृति बचाने के सपोर्ट में काम करते रहे हैं वो। तो आज अगर अरविंद नेताम ने शंका जाहिर की है या चिंता जाहिर की है बस्तर में धर्मांतरण को लेकर के, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा है। जहां पर सवाल आरोप का है दीपक बैज जी के ऊपर में, तो ये इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी धर्मांतरण करवाती है, लेकिन मैं तो जरूर कहूंगा कि धर्मांतरण को लेकर के कांग्रेस पार्टी कभी भी गंभीर नहीं रही है और उनके समय में हमेशा ये आरोप लगते रहे हैं। और दीपक बैज जी का झुकाव चर्च की तरफ और मिशनरी तरफ रहा है, तो उसके कारण उन पर आरोप लगे होंगे। ये क्या ऐसी इसमें कुछ सच्चाई है क्या? मतांतरण हो जाना धर्मांतरण से, क्या धर्मांतरण मतांतरण में क्या अंतर है? कुछ कानूनी रूप से अलग है क्या मतांतरण होना? चूंकि अभी धर्मांतरण के खिलाफ एक कानून बनने की बात चल रही है राज्य सरकार में, तो धर्मांतरण को एक नया नाम देने की कोशिश की जा रही है, मतांतरण बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वास्तविकता यह है कि आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ पे बहुत ही गरीब और अनपढ़ लोग बच्चे आदिवासी रहते हैं, वहां पर मिशनरियां अंदर अंदर में बहुत गंभीरता के साथ में लगी हुई हैं, अपने इस काम में लगी हुई हैं, धर्मांतरण करवा रही हैं। वो कभी चिकित्सा के नाम पर, कभी आडंबर के नाम पर, तो कभी सहयोग करने के नाम पर अनाज दे करके इससे गतिविधियां बस्तर में संचालित हैं। और यहाँ का आदिवासी वर्ग इस बात को लेकर काफी चिंतित भी है और आक्रोशित भी है, उसका आक्रोश समय समय दिखाई पड़ता है। तो ये मतांतरण जो है कि नया नाम है कि ठीक है आपने धर्मांतरण नहीं किया है, लेकिन आपने ऑफिशियली धर्मांतरण नहीं किया है, लेकिन आप अंदर से पूरी तरह से आपका मन जो है वो दूसरे धर्म की तरफ जा चुका है, इसका मतलब ये हुआ। बिल्कुल, चलिए और इसी शब्दावली को अब समझने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी ने कुछ सोच समझ के ही धर्मांतरण का आरोप नहीं लगाया, मतांतरण का आरोप लगाया, क्योंकि कानूनी रूप से जब आप धर्म को परिवर्तित करते हैं तो धर्मांतरण कहलाता है। लेकिन आप अपने धर्म में बने रहिए, अपने देवी देवताओं की भी पूजा करिए, लेकिन दूसरे मत में भी आप कन्वर्ट हो जाएं, जिसे कन्वर्ट होना भी कहते हैं, वो बातें कही गई है और इसी पर आपत्ति कांग्रेस को है। बीजेपी से समझने की कोशिश करते हैं तौकीर जी, केदार कश्यप जी कह रहे हैं, महेश कश्यप जी कह रहे हैं, ये सब कहने के पीछे क्या कांग्रेस को आप लोग उनकी छवि खराब करने के लिए कह रहे हैं? कोई सबूत तो है नहीं, दीपक बैज ने कानूनी नोटिस भी दे दिया है।
तौकीर जी मेरी आवाज मिल पा रही है? जी आ रही है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है। बिल्कुल अब आ रही है। देखिए ऐसा है कि ये आज का मुद्दा नहीं है साहब, ये बहुत पुराना मुद्दा है, बरसों से चला आ रहा मुद्दा है, क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति है। इन्होंने एक तरह का धर्मांतरण उद्योग चला रखा था। अभी पिछली पूर्ववर्ती सरकार में कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगते रहे और उन्होंने एक तरफा जो है उनका संरक्षण देते रहे और एक तरफा जो है उनको बढ़ाने की कोशिश करते रहे। ये दिखता है कि भाई अभी हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार जी जो बता रहे थे, तो वो भी इस बात के लिए बहुत सही सटीक बताया कि किसी न किसी प्रलोभन के द्वारा, किसी न किसी जो है लालच के द्वारा या कोई ना कोई ऐसी चीजें वो दबाव पूर्वक बना के या कोई बीमार है उसकी सहायता करके उनको धर्मांतरण करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वो ना हो, जैसे भी इन्होंने आपने क्लियर भी किया, तो कम से कम उसके समर्थन में रहे और मतांतरित हो, तो उनका वोट बैंक जो है वो जो बना रहे। तो वोट बैंक में एक तरह से कहीं ना कहीं सेंध लगती नजर आ रही है, क्योंकि अब वो चीज बंद हो गई है जब से भारतीय भाजपा सरकार आई है। और अभी हमारी सरकार इस पे एक चीज और बता दूं कि आने वाले समय में इस पे एक जो है कड़े कानून लाने जा रही है। उसकी तैयारी लगभग बहुत जल्दी लगभग पूरी हो रही है और उसका जवाब भी बहुत अच्छा, बहुत जल्दी से सामने भी आ जाए कानून। लेकिन ये जो मतांतरित होकर आप जो कार्य कर रहे हैं, ये किसी के धर्म को, हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते। हमारा जो नारा ही है, इसलिए हमारे नारे के अनुरूप ही हम चलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारे साथ सभी समाज के लोग हैं, हमारे पार्टी में भी। लेकिन धर्मांतरण का विरोध बिल्कुल हम करेंगे, क्योंकि किसी भी धर्म को बेवजह आप लालच देके, भोले भाले आदिवासी को लालच देकर आप इस प्रकार से धर्मांतरित करते हैं, मतांतरित करते हैं, तो ये तो नाजायज है, बिल्कुल जायज नहीं। किसी भी धर्म के लिए, कोई भी धर्म हो, इस प्रकार से उसको शोभा नहीं देता कि इस प्रकार से कार्य करें। लेकिन किसी धर्म का सम्मान करना उसके मतांतरण से नहीं जोड़ा जा सकता ना भाई। सभी धर्म का सभी सम्मान करते हैं। मतांतरण कहने के पीछे तर्क क्या है? क्यों कह रही है बीजेपी दीपक बैज को मतांतरण उन्होंने किया है? देखिए, मतांतरण के बारे में एक चीज बता, धर्मांतरण अगर होगा तो ये सब जानते हैं कि अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज का समुदाय जो है हमारे, तो वो जब मतांतरित होकर माइनॉरिटीज बन जाते हैं तो वो स्वाभाविक रूप से एक तरह से इनके वोट बैंक बन जाते हैं और उसके कारण से ये किसी भी हालत में उसको छोड़ना नहीं चाहते। आज ये बरसों से चला आ रहा है और ये नेहरू के समय में जो है जो एक नीति इन्होंने चलाई थी सॉफ्ट कॉर्नर लेते हुए, उसके बाद में राजीव गांधी जी के समय जो चलाई गई एक सॉफ्ट कॉर्नर लेते हुए, और विदेश में जो विदेश से फंड उपलब्ध कराया गया, और आज मिशनरीज कई जगह अंदर जंगलों में घुसी हुई है। आप मिशनरीज चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धर्मांतरण करने की कोशिश करें, धर्मांतरण करने की कोशिश करेंगे ना, हमारी पार्टी इसके लिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से खड़ी है। और मैं तो सभी जो भी कांग्रेस के भाइयों से मैं भी स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं, भाई आप जिस धर्म में भी रहे, लेकिन क्लियर बता दीजिए आप मतांतरित तो नहीं हो गए ना, क्योंकि ये शोभा नहीं देता। अभी मैंने कई जगह ऐसा देखा, मैं जब बस्तर के दौरे में कई बार गया हूं तो वहां पर सरनेम तो वही दिखता है, लेकिन बताते कि हम फादर वर्मा है, फादर आपका मरकाम है, फादर मंडावी है, फादर जो है वहां के लोकल जो है श्रीवास्तव है, फादर देवंगन है। तो ये कैसे हो गए भाई? सरनेम वही है और आप चावला जी से आप सीधा समझ लेते हैं, नहीं लाखों की तादाद में, छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, सीधा सवाल चावला जी, कुछ ऐसे सॉफ्ट कॉर्नर भरे बयान बार बार आ जाते हैं जिसकी वजह से बीजेपी को भी लगता है, अरविंद नेताम को भी लगता है, अपने बयान में भी वो कह रहे थे कि कुछ ऐसे संकेत हैं जिसकी वजह से लगता है कि मतांतरित तो नहीं हो गए दीपक बैज, इसलिए उन्होंने बयान दिया। और ये आरोप नहीं लगाया, सवाल पूछा है उन्होंने, ये कह रहे हैं उनकी ओर से जो बयान आया। देखिए मोहन जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जो कहा है उसके लिए आज माननीय दीपक बैज जी ने उनको मानहानि का नोटिस जारी कर दिया है। वो आने वाले समय में जब उनको सार्वजनिक माफ़ी मांगनी पड़ेगी तो वो सामने आ जाएगा, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। पर मैं इतना बताना चाहूँगा, आप क्रोनोलॉजी समझिए, भारतीय जनता पार्टी के सारे काम सिर्फ वोट लेने के ऊपर आधारित रहते हैं। मुसलमानों के प्रति इनका रवैया क्या रहा है, लेकिन जब वोट पाने की बात आती है तो मोदी जी का वीडियो हम देखते हैं कि वो बोलते हैं कि भैया मेरे घर में तो ईद के दिन खाना नहीं बनता था, मैं मुसलमान मोहल्ले में रहता था, फिर वो भी टोपी लगा के ईदी बांटने के लिए भी पूरा पैकेट भिजवा दिए। क्रिश्चियन लोग के बारे में बोलते पर अभी पोप जॉन पॉल से कैसे गले मिल रहे थे। तो ये इनका दोहरा चरित्र है जो समय समय में सामने आते रहता है। रही बात नेताम जी की, तो नेताम जी देखो 80 साल से ऊपर के हो गए हैं, इस उम्र में इस तरह के बयान आदमी दे ही देता है, इस उम्र के लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो अरविंद नेताम जी के बारे में मैं क्या ही कहूं। हाँ, पर दीपक बैज जी के बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा कि दीपक बैज जी बस्तर दशहरा के 5 साल तक लगातार
लगातार अध्यक्ष रहे हैं, 75 दिन तक लगातार वो माता की सेवा करते हैं। दीपक बैज जी का कोई भी घर का शुभ कार्य होता है वो माता दंतेश्वरी से आशीर्वाद लेने के बाद ही चालू होता है। अभी भी छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा होगा कि कैसे उन्होंने इंद्रावती के लिए यात्रा की हो, चाहे नगरनार के लिए, चाहे जल जंगल अमीर बचाने के लिए जो यात्रा की, सबकी शुरुआत उन्होंने दंतेश्वरी मैया के दर्शन करके की। और अभी आपके स्क्रीन पर ही मैं फोटो देख रहा था कि वो भी 4 दिन पहले ही महाकाल के दर्शन करने गए थे भोलेनाथ के। जिस जगह में वो ऑफिसर कॉलोनी में रहते हैं, हर साल उनके बंगले में पिछले कई सालों से चित्रकूट में भी और ऑफिसर कॉलोनी में भी 14 दिन तक का गणेश का स्थापना किया जाता है। पिछले साल ही महाशिवरात्रि के दिन सपरिवार उन्होंने यहां रायपुर के ऑफिसर कॉलोनी के भोलेनाथ के मंदिर में रुद्राभिषेक किया था। तो हमको सफाई देने की जरूरत नहीं है। रही बात अरविंद नेताम जी की, तो अरविंद नेताम जी के बारे में कुछ कहते हुए मुझे दुख बहुत हो रहा है, क्योंकि हमारा राजनीतिक जीवन, हमारी उम्र जितना है उतना उनका राजनीतिक जीवन है। वो कांग्रेस में बहुत मलाई वाले पदों में रहे, बस्तर के बड़े आदिवासी नेता कहलाते रहे। पर मोहन जी मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं बताना चाहूंगा कि अरविंद नेताम जी के पूरे राजनीतिक जीवन में एक बार भी उन्होंने कभी आदिवासियों के हित के लिए कोई कार्य किया हो मुझे दिखता नहीं। मुझे याद आता है कि कैसे 18 वर्ष पूर्व 644 गांवों के लगभग 55,000 आदिवासी नक्सली पीड़ित हो गए, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आंध्रा गए। उस समय अरविंद नेताम जी कहां थे? 40% का वन क्षेत्र जहां 33% आदिवासियों की आबादी है, जब इसका 4168 एकड़ आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा था, उसमें अरविंद नेताम कहां गए? जब तेंदुपत्ता में इनको पूरा हक नहीं मिलता, आदिवासियों को 2,500 रुपए प्रति मानक बोरा के हिसाब से मिलता था, अरविंद नेताम जी ने कभी आवाज नहीं उठाई। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जब आदिवासियों को पट्टा नहीं दिया जा रहा था, तब अरविंद नेताम जी के मुंह से आवाज नहीं निकली। 7 प्रकार के वनोपज खरीदे जाते थे, अरविंद नेताम के मुंह से आवाज नहीं निकली। पर हमारी सरकार आई, दीपक बैज जी ने उसमें मांग की, तो हमने 67 प्रकार के वनोपज भी खरीदे, फॉरेस्ट राइट के तहत आदिवासियों को पट्टे भी दिए। तेंदुपत्ता का मानक दर को हमने 2,500 से 4,000 भी किया। आदिवासियों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 4,168 एकड़ जमीन भी बात की। तो दीपक बैज जी आदिवासियों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए जयचंद खोज के लाया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब जब आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ पाती तो ऐसे जयचंद खोज के लाती है, और उनका तो फूट डालो राज करो का नियम है, उसी के तहत ये इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं। ठीक है, षड्यंत्र के तहत अरविंद नेताम से ये बातें कही जा रही है तौकीर जी, और अरविंद नेताम और आप लोग मिले हुए हैं। बड़ी 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 जोश में बात कर रहे हैं अमरजीत जी, लेकिन जरा बताइए, आप ही की सरकार में रहे तब तो आप उसके आदिवासी हितैषी बताते रहे अरविंद नेताम जी को, आज उनका विरोध कर रहे हैं। ये कैसा दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं आप? आप ही के समय में, आपकी सरकार में अगर वो केंद्रीय मंत्री रहे, आप ही के समय में जो है विभिन्न पदों में रहे, मलाईदार पदों में आप ही कह रहे हैं, तो ये कैसा दोहरा चरित्र सर, जरा ही बताइए। और साफ सबसे बड़ी बात, उस टाइम आप बताते रहे कि वो आदिवासियों के हितैषी हैं, और अभी की परिस्थिति के हिसाब से अभी की परिस्थिति की बात मोहन जी 10 सेकंड में जवाब दे दूं। ये बताइए कि अभी की परिस्थिति भी ये बताती है, पहले की परिस्थिति बताती है, आपने कब आदिवासियों का जो है हित साधा है, जरा बताइए। मैं बीच में नहीं बोलूंगा, पर आपका जवाब दूंगा। आपने तो जो है, अरे ऐसा है कि आपने तो राष्ट्रपति जी का जब चुनाव था, एक आदिवासी वर्ग से आती थी, उनको तक तो आपने समर्थन नहीं किया, आप आदिवासी हितैषी की बात करते हैं। तो ये सब दिखता है, हमने बनाया है, हमने ओरिजिनल आदिवासी दिया, आपने धर्मांतरित मतांतरित आदिवासी दिया था, आपने जाना था छत्तीसगढ़ के समय में, हमने दिया। हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हमारे विष्णु देसाई जो है धर्मांतरित नहीं है, खुले रूप से बोलते हैं कि हम धर्मांतरित नहीं है। तो आपके समय में किस प्रकार से होता रहा, आपने किस प्रकार से जो मिशनरीज को किस प्रकार से छूट दे के रखी थी, ये जो है दिखाता है कि आप लोगों ने उसे मतांतरित करने के लिए प्रयोग किया है, और ये कई वर्षों से चला आ रहा अभियान है, जिसके कारण से आप ये सोचते हैं कि आपकी जो मतांतरण जो उद्योग चल रहा है वो चलता रहेगा, तो ये नहीं होने वाला। सरकार बदल चुकी है, और सरकार पहले से, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो है पहले से इसके विरुद्ध। रही बात मोदी जी की बात कर रहे थे कि फादर से जो है गले लगा, मैं उसका भी जवाब दे 10 सेकंड में मोहन जी। देखिए साहब, मैंने पहले कहा कि हमारी पार्टी किसी भी धर्म का विरोध नहीं करती, हमारी पार्टी में सभी धर्म के लोग हैं, चाहे वो क्रिश्चियन समुदाय से हो, या मुस्लिम समुदाय से हो, या सिख समुदाय से, या हिंदू समुदाय, सभी के लोग, सभी प्रकार के लोग हैं। हम धर्मांतरण का विरोध करते हैं, मैं इस बात की बात करता हूं। और सबसे बड़ी बात अमरजीत जी पहले क्लियर कर दिया, मोहन जी ने भी क्लियर कर दिया कि आप धर्मांतरित तो नहीं हो गए, मतांतरित तो नहीं हो गए, पहले बता दीजिए। ये प्रश्न है, आरोप लगाना और उसका प्रश्न जो है, दोनों फर्क पड़ता है कि आप धर्मांतरित हैं और है तो नहीं, ऐसा प्रश्न लगाने में फर्क पड़ता है। तो पहले आप समझदार प्रवक्ता है, बिल्कुल कोई आरोप नहीं लगाया गया। चावला जी, सवाल पूछा गया है, दीपक बैज ने जवाब देने के बजाय कानूनी नोटिस भेज दिया है।
देखिए, अरविंद नेताम जी 96 के बाद कोई चुनाव जीते नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद वो कोई चुनाव जीते नहीं। पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बाद वो बीएसपी में गए, वहां भी चुनाव हारे। बीएसपी से वो एनसीपी में गए, वहां चुनाव नहीं लड़ पाए। फिर कांग्रेस में आए, फिर अपनी पार्टी बनाई और अब वो गए नागपुर में। और नागपुर जाने की स्क्रिप्ट उनकी कब तैयार हो गई थी? जब भागवत जी का छत्तीसगढ़ का दौरा हुआ था, वो अकेले में जाके मिले थे और अब जाके उन्होंने निवेदन किया। देखिए, ये वजूद की और लड़ाई थी दोनों की, भारतीय जनता पार्टी के वजूद की भी लड़ाई है और ये कांग्रेस के वजूद की भी लड़ाई है। मैं बताऊंगा तौकीर जी, आप शांति से सुनिएगा। देखिए क्या होता है, नागपुर से आने के बाद वो साए एक बंगले में गए और बंगले से आने के बाद उन्होंने बयान दिया। तो भैया मैं बोलता हूं, क्या डील हुई जो आप बाहर निकल के ये बयान दिए? दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि भैया जब नंदराज पहाड़ को रमन सिंह जी अडानी को लीज में दे रहे थे, वो आदिवासियों की आस्था से जुड़ा हुआ नंदराज पहाड़ है, जहां 42 गांव के लोग वहां हर साल मेला मनाते। उस समय अरविंद नेताम जी कहां थे? और जब यहां पे ये जो जंगल कट रहे थे पूरे अडानी को देने के लिए सरगुजा में, तब अरविंद नेताम जी कहां थे? भैया क्या हुआ है, अभी लगातार जो दीपक बैज जी यात्रा कर रहे हैं ना, जल जंगल जमीन बचाने के लिए, इंद्रावती बचाने के लिए, तो ये जो अडानी को सौंपने का जो षड्यंत्र हो रहा है पूरा बस्तर को, तो दीपक बैज जी के इस धरना प्रदर्शन और आंदोलन और कड़े विरोध से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई, क्योंकि वो एक्सपोज हो रही है। इसलिए उन्होंने जयचंद को सामने लाया, क्योंकि अंग्रेजों के समय से इनका पुराना इतिहास है। ये चोर चोर मोसेरे भाई मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं और इसीलिए इस तरह का विवादित बयान दिला रहे हैं। इसीलिए मानहानि का नोटिस दिया गया है। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बनाई हुई ह्यूम की पार्टी और ये बात करते हैं, ये ह्यूम की बनाई हुई पार्टी के लोग और बात करते हैं अंग्रेजों की। अरे अंग्रेजों का साथ आपने लिया था, आपने उसी पार्टी का साथ दिया, आप उसी पार्टी को आपने लिया है, तो ये किस प्रकार से बात कर रहे हैं? अरे शर्मनाक है भाई साहब, ये अपनी पार्टी के नेता को आप किस प्रकार से विरोध करते हैं? ये वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में, ये वोट बैंक का जो दो चढ़ा के मतदाताओं को दो चढ़ा के रखे, ये नहीं चलने वाला। आज जनता जाग चुकी है, इसी प्रकार से सब जगह उखाड़ फेंकी है और आप किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, जो दिखाता है कि जनता जो है आपको समझ चुकी है। अरे साहब, आदिवासियों के लिए तो आपने कोई ऐतिहासिक काम ही नहीं किया है। सिर्फ झूठ बोलने का, सिर्फ दोहरा चरित्र निभाने का काम आप और आपकी पार्टी करती रही है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं करता। ये अमरजीत जी आपको मानना पड़ेगा, हमने कभी नहीं किया। हमने कहा आरोप में अभी सच्चाई नहीं है, हम उस धर्म पे रहेंगे, हमने कार्य किया, आपने बोल के, लेकिन आपने कभी नहीं किया। चलिए, ये क्योंकि महाभारत है मतांतरण पर, इसलिए दोनों ओर से बयानों के तीर चल रहे हैं, लेकिन हम एक बीच का रास्ता भी अख्तियार कर रहे हैं और समझने की कोशिश करते हैं इन आरोपों की सच्चाई क्या है और इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है। बस्तर में हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजीव जी। संजीव जी, अगर इस तरीके के आरोप और इस तरीके की कानूनी नोटिस, इन सब बातों का पॉलिटिकल रूप से अर्थ निकालें तो क्या इम्पैक्ट दिखता है आदिवासी समाज पर, बस्तर पर? कुछ असर पड़ेगा क्या? देखिए, राजनीतिक तौर पर किसने क्या कहा, किसने नोटिस दिया, किसने नोटिस का क्या जवाब दिया, ये एक बहुत अलग विषय है। मैं बहुत गंभीर बात करना चाहूंगा आपसे इस विषय पर। आज जो धर्मांतरण की बात बस्तर में चल रही है, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं चीज को, कि कल ये बात मणिपुर जैसी ना बन जाए, यहाँ पर वर्ग संघर्ष की स्थिति ना पै जाए। क्योंकि आज से है करीब 45 साल पहले जब नक्सलवाद आया था, तो बहुत धीरे बहुत ही धीमे कदमों से आया था वो। और ये आज जो बस्तर में चल रहा है, धर्मांतरण की बात जो चल रही है, और जो गांव में जो आज संघर्ष की स्थिति बन रही है, कल को कहीं ये एक दूसरा रूप में नक्सलवाद ना आ जाए बस्तर में। इस बात को बहुत गंभीरता से लीजिए आप लोग। सिर्फ उन्हें आरोप लगा दिया, उन्हें उसका जवाब दे दिया, उन्हें नोटिस दे दिया, उन्हें वोट ले लिए, उन्हें तुष्टीकरण कर दिया, ये सारी बातें बहुत ही सतही है। जो गहराई वाली बात है, जो अंदर वाली बात है, वो ये है कि धर्मांतरण को, आदिवासियों की संस्कृति को अगर बचाना है, उसको बचाना है, तो कहीं ना कहीं सरकार को बहुत गंभीरता से मिशनरियों की गतिविधि, उनके आने वाले फंड, कहां से पैसे आते हैं, क्या क्या हो रहा है, उस पर नजर आने की जरूरत है। राजनीतिक दल है, उनको अपना चुनाव लड़ने हैं, वोट लेने हैं, वो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, करते रहेंगे। लेकिन गंभीरता के साथ जो विषय आया है वो ये है कि कल के दिन बस्तर के आदिवासी आपस में फिर से लड़ने मरने न लग जाए इस विषय को लेकर के, कि तू ईसाई है, तू हिंदू है, तू ये है, और इमानुल पड़ा साहब को कब्रिस्तान नहीं दे रहे हैं, लाश बढ़ने नहीं दे रहे हैं। इस तरह की स्थितियां बन रही हैं और ये बहुत दबे पांव ये स्थितियां आ रही हैं। आगे जाकर कोई बड़ा रूप ना ले लें, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, और इस पर क्या दोनों पार्टियों का रुख है वो जान लेते हैं। चावला जी, इसी बात की वजह से आप लोगों को ये आरोप झेलने पड़ रहे हैं कि मतांतरण तो नहीं हो गया,
क्या है आप लोगों का स्टैंड, क्लियर करिए। मतांतरण को लेकर, धर्मांतरण को लेकर बस्तर में समस्या बढ़ती जा रही है। देखिए, धर्मांतरण तो विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का वोट प्राप्त करने का मुद्दा है। आदिवासियों के बारे में इनकी सोच कैसी है, हमने अभी देखा रामलला के मंदिर के उद्घाटन में माननीय राष्ट्रपति महोदया के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों जो दुर्व्यवहार किया, ऐसे कई अवसरों पर हमने देखा बड़े लोगों का अपमान होता रहा। और विष्णुदेव साय जी ने कैसे विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम से जाने से अपने आप को रोक लिया था, ये भी हमने देखा। ये असली चेहरा है, पर सच्चाई यही है कि आदिवासियों की सुन लीजिए, आपको बोलना है तो मैं चुप हो जाता हूं। देखो, आदिवासियों की संस्कृति की रक्षा करने का काम इन्होंने कभी नहीं किया। हमने विश्व आदिवासी दिवस के दिन छुट्टी दी। हम विश्व आदिवासी दिवस के दिन आदिवासियों की संस्कृति की रक्षा के लिए कार्यक्रम कराते थे, जिसमें पूरे विश्व के आदिवासी इकट्ठे होते थे, और ये लोग सलमान और कैटरीना कैफ का नृत्य कराते हैं। हम बस्तर के लोगों को उनकी जमीन वापस करके, उनके लोगों को बसा के, उनके लोगों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य देने का काम करते थे, और ये पूरा बस्तर हसदेव की तरह पूरा उद्योगपतियों को देने का षड्यंत्र कर रहा। तो ये उनमें और हमारे बेसिक अंतर है। और दीपक बैज जी के लगातार विरोध के बाद भारतीय जनता पार्टी घबरा गई, तो उन्होंने एक प्यादे को खोज के लाया जयचंद के रूप में, और उससे जो है वो पर्दे के पीछे से लड़ाई लड़ने का काम किया। कांग्रेस विरोध में है धर्मांतरण के, मतांतरण के। निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से लगातार कह रही कड़ा कानून बनाएंगे। 1.5 साल से हमने गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को भी सुना कि विधानसभा में हम कानून लाएंगे, नया कानून बनाएंगे। अरे नियत साफ है, अगर ये मुद्दा नहीं है तो कड़ा कानून लाइए ना। आज तक किसी को भी सजा दी हो या किसी को भी पकड़ के लाए हो धर्मांतरण के लिए तो माने हम। आप लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। जवाब जल्दी, ठीक है, लड़ाने का काम करते हैं। तौकीर जी, कानून आएगा, रोकेंगे धर्मांतरण मतांतरण को? देखिए, ऐसा है, 65 साल केंद्र में सत्ता में रहे और कई वर्षों तक राज्यों में सत्ता में रहे अविभाजित मध्य प्रदेश में भी इनकी सरकार है। तो आप बताइए कानून कब ला रहे हो? धैर्य रख के सुन लीजिए, जल्दी, समय नहीं है, 30 सेकंड है। तब क्या चूड़ी पहन के बैठे थे इनके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन के बैठे थे? इन्होंने क्यों नहीं किया? किस प्रकार से बात किया? कानून कब बनाओगे? आदिवासी मुख्यमंत्री है जिसको आदिवासी कहने में शर्म आती है, वो आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। चूड़ी पहन के बैठने वाले लोग आप किस प्रकार से बात कर रहे हैं? आपके मुख्यमंत्री चूड़ी पहनने वाले मुख्यमंत्री और आप बात करेंगे? अरे आपके लोग कानून बनाया, खुल के बोलो, हम धर्मांतरण का विरोध करते हैं। आदिवासियों को वापस में बनाकर आदिवासियों को दोनों बातें रख लिए, हमें इजाजत नहीं दे रहा है और ज्यादा चर्चा हम कर पाए। समय समाप्त हो गया है, इसलिए इस पूरी चर्चा को खत्म करना होगा। हमें जरूर आपकी बात आएगी। बीच में बोलने से मिर्ची लगती है, मेरी बात कानून कब हमारे साथ तौकीर रजा जी थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और संजीव पचौरी जी ने अपना समय दिया, उनका बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।